चलो आओ आओ स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर कर रहे हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। हम अकाउंटिंग रेशो को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली इसे अकाउंटिंग रेशो ना बोल के रेशो एनालिसिस बोला जाता है। सही काम जो किया जाता है, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशो है, लेकिन इसमें जो काम हम करते हैं वो करते हैं रेशो एनालिसिस। इसीलिए सुनो, अकाउंट्स की 3 स्टेज होती है। जब कभी आप अकाउंट्स में नौकरी करोगे, जब अकाउंट्स के सेक्शन में आप जॉब करोगे, तो आप देखोगे अकाउंट्स का सेक्शन 3 स्टेजेस में बटा होता है। एक स्टेज वो होती है जिसके अंदर सिर्फ डाटा पंचिंग का काम किया जाता है, जहां पे वो सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी लाइफ में सीरियसली पढ़ाई नहीं की होती, लेकिन वो गलती से अकाउंट्स में फंसे रह जाते हैं। मतलब उन्होंने अकाउंट्स की लाइन भी नहीं छोड़ी और अकाउंट्स की लाइन को ढंग से पढ़ा भी नहीं, तो वो लोग जो है सारी उम्र के लिए अपनी जिंदगी के अंदर असिस्टेंट अकाउंटेंट बन के ही काम को सॉल्व करते रहते हैं, या जूनियर अकाउंटेंट बन के काम करते रहते हैं। उनका काम होता है डाटा पंच करना, मतलब एंट्रीज पास करना, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज ऑटोमेटिकली पास नहीं होती, वो भी मैनुअली कंप्यूटर के अंदर पास करनी पड़ती है। रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, उनका वही काम होता है। बस उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते। इससे ज्यादा उनको ज्यादा कैश बुक बनानी सिखा दी जाती है, बस वहां तक वो रह जाते हैं और सारी उम्र के लिए जो है जूनियर अकाउंटेंट में काम करते रहते हैं। फिर एक सेकंड स्टेज आती है जहां पे सीनियर अकाउंटेंट्स काम करते हैं, जहां पे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, जहां पे अकाउंट को फाइनलाइज करते हो, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना हुआ, फाइनल अकाउंट्स बनाने हुए, कैश फ्लो बनाना हुआ, वो सारे काम किए जाते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, या जिनके पास हाई डिग्रीज होती हैं, या जिनके पास हाई एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो इस लेवल का काम करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। इसीलिए इसकी बहुत डेप्थ में आप नहीं उतर सकते, क्योंकि आपने वो अभी तक वो एजुकेशन नहीं ली। लेकिन फिर भी आपके लेवल के हिसाब से आप कोशिश कर सकते हो उसको समझने की। ये काम एक नॉर्मल अकाउंटेंट का नहीं होता, ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का काम है टू एनालाइज द रेशियोज, मतलब इवेल्युएट करना। कंपनी के अंदर हर काम की इवेल्यूएशन की जाती है। कंपनी में एक्सपेंस अगर ज्यादा हुआ, क्यों हुआ? प्रॉफिट कम हुआ, क्यों कम हुआ? ज्यादा हुआ, क्यों ज्यादा हुआ? कैसे ज्यादा भी हो सकता था? हर चीज को इवेल्युएट किया था, हर चीज को, हर एक एक्सपेंस को, हर एक चीज को इवेल्युएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। और वो काम जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों का काम होता है। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सारा दिन बैठ के रिपोर्ट्स रेडी करते रहना और एनालिसिस करते रहना। उनका काम ही यही है, दैट इज देयर जॉब। वो एक भी एंट्री अपने हाथ से पंच नहीं करते, ना ही वो किसी को एडवाइस करते हैं, ना एडवाइस लेते हैं। उनका काम है सारा दिन कंपैरिजन 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 ऑफ दिस ईयर विद द लास्ट ईयर, कंपैरिजन ऑफ आवर कंपनी विद अदर कंपनीज, कंपैरिजन ऑफ दिस कंपनीज विद आउटसाइड फॉरेन कंपनीज। उनका सारा दिन यही काम है। और ये होते हैं वो सीए लेवल के लोग, जो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स बनाते हैं और कंपनी को एडवाइस करते हैं और अपनी सैलरी लेते हैं। उनका काम नहीं होता कभी भी हाथ से काम करना। उनका काम है टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स एंड गिव गुड एडवाइस टू द कंपनी। बस उसके बाद उनका काम खत्म। एडवाइस कंपनी माने ना माने वो उसमें बॉदर नहीं करते। वो हर रोज हर एक चीज की रिपोर्ट सीए के टेबल पे होती है। उनका काम ही यही है। तो ये बड़े लोगों का चैप्टर है। इसलिए जब हम इस चैप्टर पे आते हैं, हम बोलते हैं ये चैप्टर हर एक बच्चा नहीं करता। उसका रीजन यही है कि ये वही बच्चे करते हैं जो कुछ सीरियसली आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको ये चैप्टर ज्यादा समझ में आता है और इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज बुक के चैप्टर के हिसाब से हम भी चैप्टर करा दें, लेकिन इसकी डेप्थ को समझना हो तो बहुत डीप में जाना पड़ता है इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर छोटे बच्चों का चैप्टर नहीं होता है। 12th क्लास में है जरूर, लेकिन काम बड़े लोगों का। तो हम अकाउंटिंग रेशोज, रेशो मैंने क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशो, हमने 8th क्लास में पढ़ा था। द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। रेशो मीन्स द रिलेशन बिटवीन, द अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। अगर सही तरह से बोला जाए, द अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स इज कॉल्ड रेशो। और यहां पे हम कौन सी रेशो पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग रेशोज। मतलब अकाउंट्स के अंदर जो फिगर्स हैं, हम उनका रिलेशन आपस में ढूंढेंगे। जैसे असेट्स और लायबिलिटीज का रिलेशन ढूंढेंगे, जैसे डेब्ट और इक्विटी का रिलेशन ढूंढेंगे, जैसे स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग का रिलेशन ढूंढेंगे। बहुत सारे रिलेशन हम आपस में ढूंढेंगे, और जितने भी रिलेशन हम ढूंढेंगे उतनी रेशो बनती चली जाएंगी। जैसे पहले वाली रेशो में हम सीखेंगे करंट रेशो निकालो, मतलब करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का रेशो ढूंढेंगे, है ना। असेट्स को ऊपर रखेंगे, लायबिलिटीज नीचे रखेंगे और रेशो निकालेंगे उनके बीच में रिलेशन।
रेशियो मीन्स रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स, ठीक है। तो फिर हम इसे रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, चैप्टर को है ये अकाउंटिंग रेशियो। यहाँ पे हम रेशियोज को, रिलेशंस को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इन दोनों के बीच में रेशियो को ढूंढते हैं, रिलेशन को ढूंढते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं। वैसे तो इस चैप्टर की डेप्थ को पढ़ाया जाए तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे कि कितनी रेशियोज होती हैं और कैसे उनके फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। हर रेशियो बताती है, इतना मैं जरूर बताऊंगा आपको कि हर रेशियो को पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है, और जब उसका आंसर निकालते हैं तो उस आंसर को देख के हमें क्या पता लगता है कि ये क्या रेशियो है, ठीक है जी। इतना मैं जरूर आपको समझाऊंगा, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर तक मैं इसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाता था। फिर बीच में आके चैप्टर जो है बच्चों को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चलना पड़ता है और ये बहुत रेगुलर चैप्टर है। इसके अंदर पहली वाली रेशियो से स्टार्ट करके लास्ट रेशियो तक रेगुलर क्लासेस चलनी पड़ती हैं और ये चैप्टर खींचते खींचते बहुत लंबा चला जाता है। एक टाइम पे आके बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वही बच्चा इसमें इंटरेस्ट रखेगा जो जितना पढ़ाया उतना घर जाके पढ़ लेगा, जो कहेगा मैं कल या परसों उसका खत्म। ये ऐसे चैप्टर है ना। तो इस तरीके के चैप्टर है। तो आओ मैं सारी बातें छोड़ देता हूं, मैं सारी बातें छोड़ दूंगा। बस थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आप देखो कि हम इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या होता है, मतलब हम रेशो निकाल क्यों रहे हैं, रीजन क्या है। देखो उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, बुक का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया उन्होंने भी, मैं आपको इसी एग्जाम्पल समझा देता हूं। उन्होंने कहा है कि मान लो दो कंपनियां हैं, ठीक है जी। एक है कंपनी ए, देखो उन्होंने समझाया हम क्यों कर रहे हैं। एक कंपनी कौन सी है, कंपनी ए, और एक दूसरी कंपनी है कंपनी बी। दो कंपनी है, ठीक है जी। एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। कंपनी ए ने प्रॉफिट कमाया 1,50,000। कितना प्रॉफिट कमाया इस साल, 1,50,000। और कंपनी बी ने प्रॉफिट कमाया 1,80,000। इसने कितना प्रॉफिट कमाया, 1,80,000। एक आम आदमी से पूछोगे कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, बोलो कौन सी कर रही है, सबका ये आंसर होगा, सबका यही आंसर होगा, सबका यही आंसर होगा, क्योंकि इसको देख के पता चलता है, लेकिन इसको देख के पता चलता है कि बी ने प्रॉफिट ज्यादा कमाया। लेकिन जब आप यही काम किसी अकाउंटेंट से पूछोगे, किसी सीनियर अकाउंटेंट से पूछोगे, उससे जिसने अच्छी पढ़ाई की होगी, तो वो आपसे क्वेश्चन पुट करेगा, इन दोनों की इन्वेस्टमेंट क्या थी। उसका पहला आंसर क्वेश्चन क्या होगा आपसे, भैया इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। ठीक है, नो डाउट इसने 1.5 लाख कमाया, इसने 1,80,000 कमाया, ये प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, लेकिन आपने आंसर दे दिया, क्योंकि आपकी सोच अभी वहीं तक है, होनी भी चाहिए। आपको अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन आज के बाद नहीं करना। आज से पहले तो कह दिया कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन आज के बाद आपसे क्वेश्चन को ये पूछे तो आप सामने से क्या पूछोगे, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी ए ने और कितनी की थी बी ने, पूछोगे ना। अब से पूछना। तो ये देखो, इसने कैपिटल इन्वेस्ट की, लिख लो मेरे साथ आप, इस कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्ट की कितनी, 10 लाख, और इस कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्ट की 15 लाख। इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख, और इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख। भाई अब मैं आपसे पूछूं कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, तो क्या आंसर दोगे, कैसे पता लगा आपको ए, कैसे पता लगा आपको ए, बस इसी को कहते हैं रेशियो एनालिसिस, इसी को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। मालूम है, आपने तो अभी देख के बता दिया कि ए अच्छा कर रही है, लेकिन कितना अच्छा कर रही है बता सकते हो, कितना सर, एक 5:2। इधर देखो, मालूम है, ये देखो, हमने कहा इसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना पैसा इन्वेस्ट करके, इसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना पैसा इन्वेस्ट करके। अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, जल्दी से कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, फटाफट से। ये देखो, ये कंपनी ने 1.5 लाख प्रॉफिट कमाया, 10 लाख लगा के इंटू 100, यानी इसकी प्रॉफिट है 15%, ये 15% प्रॉफिट कमा रही है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और वो दूसरी कंपनी जो है वो 1,80,000 कमा रही है 15 लगा के, और कितना कमा रही है। बस यही आपको सीखना होगा, क्योंकि एक सीनियर अकाउंटेंट के अंदर एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल जॉब के अंदर बंदा बैठ जाता है, फिर वो बहुत जल्दी से रिप्लाई नहीं करता। जैसे कि आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया था कि बी अच्छा कर रही है, फिर वो पूछेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों की सेम होती तो कौन सी कंपनी अच्छा कर रही होती,
100% बी। लेकिन अभी कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, इसी को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। मींस वी आर नाउ फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द टू फिगर्स। कौन सी दो फिगर्स? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विद देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। दैट इज द रिलेशन वी आर गोइंग टू फाइंड विद ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे कम से कम आपकी बुक में तो बहुत थोड़े हैं, ऐसे कम से कम 1500 से 1700 रिलेशंस होते हैं जो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइंड किए जाते हैं। हर चीज का आपस में रिलेशन है, बस ये समझ लो आप। लेकिन आपको तो बहुत थोड़े पढ़ाए गए हैं, आपको तो मैक्सिमम 12 या 13 या 14 पढ़ाए गए हैं। ऐसे कम से कम 1500 रिलेशंस हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो आप जिंदगी में सीखते चले जाओगे जब आप बड़ी पढ़ाइयां करते चले जाओगे। लेकिन अभी ये सिर्फ बेसिक है, ज्यादा डीप में नहीं जा सकते आप। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है कि हाँ होता क्या है, जैसे आपको भी मैंने समझाया ना। अब आज से पहले इतना तो आप समझ गए। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए कंपनी ने 15 कमाया, 1.5 लाख कमाया और बी ने 80 कमाया, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो उसे लग जाएगा कि आपने चैप्टर पढ़ लिया। लेकिन इस चैप्टर को पढ़े बिना अगर आपसे पूछता तो आप क्या कहते हैं? बी अच्छा कर रहा है। लेकिन अब आज के बाद कोई आपसे पूछे तो कहना उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताओ। वो बोलेगा इसका 10 लाख और इसका 15 लाख, और फिर इसको निकाल के दिखाना भैया इसकी आ रही है 15% और इसका आ रहा है रिटर्न इन्वेस्टमेंट 12%। ये है इसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है? 15%। इसका कितना है? 12%। इसका मतलब दिस कंपनी इज डूइंग वेल कंपेयर टू मी। आई बारी बात समझ में? ये है इस चैप्टर की डेप्थ, इसका स्टार्टिंग। हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, ये बेसिकली हम इस चैप्टर में करने वाले। लेकिन आप घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे, 300 क्वेश्चन इस चैप्टर में, ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन हैं, इलिस्ट्रेशन और सब कुछ मिला के। लेकिन और 300 के 300 वहां है और 150 मैं करवाता होता था बच्चों को। लेकिन अब इस साल मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैं पहले बहुत कुछ इसके डेप्थ में जाके पढ़ाता था, लेकिन आता वही 4 नंबर का इसके अंदर से पेपर, और आपका जो होता है ना वो क्या बोलते हैं इसे, वाइवा, उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके अंदर से। राइट? तो चलो मैं सारी बातें छोड़ देता हूं, हम सीधा टाइम टॉपिक पे आएंगे। मैं ये सब छोड़ दूंगा, पहले मैंने बहुत कुछ करवाया था, ये सब बनवा के मैं ये सब छोड़ता हूं। इसके बारे में अभी हम नहीं करेंगे, अगर टाइम बचा तो बाद में करेंगे। ये सब मैं छोड़ रहा हूं, ये सब बाद में हम करते रहेंगे। हम सीधा काम की रेशो पे आते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यानी पहले 12 पेज मैंने छोड़ दिए, फर्स्ट 12 पेजेस। हम सीधा 13वें पेज से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर टाइम बचेगा तो मैं आपको शुरू के जो मैंने लिखवाए थे ये सब लिखने वाला काम है। पहले 12 चैप्टर समझने वाला, जैसे इसमें मैंने बच्चों को पहले ही समझा दिया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स कौन से होते हैं, ये सारी बातें मैंने बच्चों को पहले से ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लास्ट में लिखवा दिया था। लेकिन फिर जब हम चैप्टर कर रहे होते हैं ना तो बीच में भी आता है, तो मैं साथ साथ लिखवाता रहूंगा। ठीक है? वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, मालूम है? वो पार्टनरशिप के अंदर किसी को भी याद नहीं होगा। यस, मैंने करवाया था, 2 फॉर्मूले होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के फॉर्मूला ये याद है किसी को? हाँ, याद है? बोलो। अब बोल नहीं सकते ना। 11th क्लास में सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा बोला क्या नाम है? जो निकालना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद है? 11th क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे आपने फाइनेंशियल स्टडी चैप्टर में? पहले 10 क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कैसे ही बोल रहे हो? 11th क्लास। फिर मालूम है एक और भी तरीका था निकालने का, सेल्स माइनस जीपी। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, सेल्स में से माइनस कर दे तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मालूम है? और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर तो क्या आ जाता है? जीपी। वो भी निकालने का तरीका। ये सब मैंने आपको 11th क्लास में करवाई बातें हैं। अच्छा, एक और मैंने बात आपको समझाई थी, याद है? एक छोटी सी बात मैंने आपको और समझाई थी। अगर मान लो हमें ऊपर सेल्स दी है और नीचे दिया है 20% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, याद है वो आपको फॉर्मूला की भूल गए आप? वो देसी फॉर्मूला जो निकालना है उसे है नहीं, जो गिवन है वो लिखो, उसकी रेशो को नीचे लिखो, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करो। भूले तो नहीं आप? नहीं सर, ये तो याद है, ये तो आपने कराया था सर, आपको फॉर्मूला है सब है ना? ये सारी बातें इस चैप्टर में यूज हो जाएंगी।
जी मैं बता ये सारी बातें इस चैप्टर में यूज हो जाएंगी। वो सारे फॉर्मूले जो आज तक हमने डिस्कस किए थे कहीं ना कहीं वो सारे इस चैप्टर में यूज हो जाएंगे। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, बस पॉइंट टू पॉइंट पे स्टडी करेंगे। लिखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशोज। हम कौन कौन सी रेशो पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं आपने देख लिया, लेकिन आप क्या क्या पढ़ेंगे आ जाओ। सबसे पहले हम लिखे टाइप्स ऑफ रेशोज, कौन कौन सी रेशो इसमें है। आ जाओ। अगर हम टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करें तो हम 4 तरह की रेशियो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 1 इज लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। ये भी इसका नाम है। और सॉल्वेंसी को ही हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सीधा चैप्टर पे चढ़ गए, सीधा पहले दिन पहली क्लास में, और सीधे क्वेश्चंस करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है, 5-7 दिन लग जाते हैं इसकी सारी कहानी लिखने में। फिर आ जाओ तीसरा एक्टिविटी रेशियो। तीसरा पढ़ेंगे हम एक्टिविटी रेशियो। और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा नाम क्या है? बहुत सारे नाम आएंगे, मैं बताता रहूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है जी। ये 4 एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, आप टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है जी। एक्टिविटी के दूसरे नाम को हम लिख सकते हो टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर, ठीक है जी। ये 4 तरह की रेशियो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बस हम पढ़ेंगे बेसिकली इन 4 तरह के रेशियो के बारे में। एक एक रेशियो को हम क्यों पढ़ेंगे, इसमें हम कौन कौन सी रेशियोज आगे निकालेंगे, कौन कौन से रिलेशंस हम ढूंढेंगे, और उनको निकालने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इतना मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ये चीज मैं आपसे ऐड नहीं करना, ये मैं समझा दूंगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। देखो लिक्विडिटी का मतलब मालूम है क्या होता है आप, लिक्विडिटी मैंने कैश है ना, मतलब एक कंपनी कितनी जल्दी कैश जनरेट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। और कंपनी कैश जनरेट करती है हमेशा अपने करंट असेट से, और कंपनी को कैश की जरूरत होती है टू पे द करंट लायबिलिटीज। उनको पे करने के लिए कैश चाहिए होता है, और कैश जनरेट होता है हमेशा करंट असेट से। तो इस पूरी रेशियो के अंदर हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, फिर समझना, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स क्या होते हैं, वो रेक्टिफिकेशन मार के रखा होगा तो आपको मालूम होगा, कैश, बैंक है ना, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे करंट असेट्स होते हैं। अगर आपने रट्टा मार रखा होगा, अगर आपको समझ होगी तो आपको मालूम होगा कि कोई भी ऐसा असेट्स जो 1 साल से कम के अंदर बिक जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। और कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसे हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होगा विल बी कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अभी रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है जी, आप रट्टा नहीं मारना। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करें लिक्विडिटी रेशियो। लिखो जल्दी से, लिक्विडिटी रेशियो होती क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब बाद में करेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो लिखो। लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये रेशियो से क्या निकलता है लिखो, दीज रेशियोज शो
these ratios show the ability of the enterprise to meet its short-term obligations. To meet its short-term obligations, और लिखो ब्रैकेट में करंट लायबिलिटीज. ठीक है जी. यानी एक कंपनी की अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने की क्या औकात है, उस चीज को चेक किया जाता है लिक्विडिटी रेशियो. कौन सी लायबिलिटीज को? करंट लायबिलिटीज को. मालूम है ये क्या होती है? एक अच्छी कंपनी की क्या औकात होती है? 2:1. लिख लो. एन आइडल रेशियो इज 2:1. सबसे बड़ी बात ये पेपर में आता है, ये पेपर में पूछा वाला क्वेश्चन है. एक आइडल लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है एक अच्छी कंपनी की? क्या होनी चाहिए? यानी अगर 2:1, उनको पता है बोलते क्या है? सुनो इधर. 2:1 का मतलब क्या है? मतलब ये अगर 1 रुपया लायबिलिटी कंपनी के सिर पे है और उसको पे करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए के करंट असेट्स हैं, तो उस कंपनी की पोजीशन लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छी है. एमसीक्यू में आता था. ये ऐसे आता है, एमसीक्यू में आता है इसलिए बोल रहा हूँ. और आया था और आगे उसमें भी आएगा फाइनल में. और वहां भी पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, आपके वाइवा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ. एक आइडल कंपनी जो आइडल रेशियो जो है, एक अच्छी कंपनी की आइडल रेशियो क्या होती है? 2:1. मतलब 1 रुपए का उधार देने के लिए अगर कंपनी की जेब में 2 रुपए हैं तो कंपनी की औकात सही है. दैट्स अ गुड कंपनी. 1 रुपया क्या? 1 रुपया क्या? सिर्फ करंट लायबिलिटी. और 2 रुपए क्या? करंट असेट्स. समझ रहे मेरी बात? जब हम लिक्विडिटी की बात करेंगे ना, हम नॉन करंट असेट्स की बात नहीं करते हैं. हम किन की बात करते हैं? और हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात भी नहीं करते. किन की बात करते हैं? और मतलब ये मान लो अगर आपको किसी क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, 1 रुपया देना है इसका, और इससे अगर आपको 2 रुपए लेने हैं, तो आपकी सही चीज है भैया, सही चल रहे हो. ये आपका डेप्टर है और वो आपका क्रेडिटर है. ये आपका करंट असेट्स है, वो करंट लायबिलिटी है. अगर आपने उसका 1 रुपया देना है और इससे 2 रुपए लेने हैं, तो आप सही हो. तो फिर गलत है. इसका मतलब आप रिस्क पे हो, आपकी लिक्विडिटी रेशियो ठीक नहीं है. एक आइडल रेशियो ये हो, हाँ इससे ज्यादा हो सकती है. अरे भाई इससे ज्यादा चाहे ऐसे भी हो जाए, वो उससे भी अच्छी, वो उससे भी अच्छी. लेकिन अगर ऐसे हो गई तो ये खराब है. आप समझे? फिर गलत हो गई. आप समझे? ये मालूम है क्या है ये और ये? यानी 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए जब तक आपके पास 2 रुपए हैं, योर लिक्विडिटी पोजीशन इज फाइन. अब सर इसको निकाल के मिलता क्या है? इसको निकालते क्यों भाई? क्यों ड्रामेबाजी करते हैं वाले? तो जो सीनियर अकाउंटेंट्स होते हैं ना, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं, वो यही काम करते रहते हैं. इससे लोन लेना, शॉर्ट टर्म लोन लेना बहुत आसान हो जाता है. मालूम है? मान लो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए किसी बैंक से, तो बैंक आपसे बोलेगा अपनी लिक्विडिटी रेशियो निकाल के लेके आओ. आप बैंक को समझाने के लिए फिगर्स नहीं चाहिए. बैंक फिगर्स नहीं देखता है. बैंक आपको इस तरीके से रिपोर्ट मांगेगा कि लिक्विडिटी रेशियो निकाल के बताओ आपकी लिक्विडिटी रेशियो क्या है. इसका मतलब अगर आपकी कहीं गलती से ये वाली रेशियो आ रही है कि लायबिलिटी कितने की सिर पे, और उसको पे करने के लिए पैसे कितने हैं, तो तुरंत लोन मिल जाएगा आपको. यहां भी मिल जाएगा, लेकिन यहां तो फिर आपको बैंक जप्पी वालेगा. आ जाओ. ये बहुत अच्छी पोजीशन है. इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, बड़ी आइडल पोजीशन. ठीक है, ये उससे भी अच्छी है. फिर बोलेगा बैंक बोलेगा ले जाओ लोन, मना नहीं करेगा. आप समझे? बस बैंक ही आपका नहीं है, बात इधर तो मत जाओ. ठीक है जी, इधर देखो. लेकिन गलती से अगर ये हो गया तो फिर नहीं मिलेगा लोन. हेलो, बातों में मत जाओ, भावनाओं में बह मत जाया करो, यही रहा करो. इधर अगर ये हुआ तो फिर नहीं मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी मालूम है क्या होता है? इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया हो जाना. और सोल्वेंसी मैंने जब पैसे हो पे करने के लोगों को, ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन, मतलब ही इज एबल टू पे. जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट वो इंसान होता है या वो कंपनी होती है वो इज एबल टू पे अदर्स.
और इंसॉल्वेंट वो होती है जो कहती है दिवालिया हो गया, ऐसे हाथ खड़े कर दी, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। मालूम है आपको इंसॉल्वेंट कौन होता है? जैसे हाथ खड़े कर दे, भैया मेरे हाथ खड़े हैं, अपने पे पैसे नहीं, जो करना कर लो, गोली मारनी गोली मार दो, छोड़ना है छोड़ दो। फिर कोर्ट क्या करती है? इसको टेक ओवर कर लेती है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब बीकॉम में पढ़ोगे ना डिसोल्यूशन, आप पढ़ोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। हमने जो अभी तक पढ़ा था वो सॉल्वेंट था, अभी इंसॉल्वेंसी आगे पढ़ोगे आप। इंसॉल्वेंसी में कैसे कैसे होता है वो आप सब पढ़ोगे, लेकिन अभी तक आपके पूरे चैप्टर में कहीं इंसॉल्वेंट वाला काम है नहीं। तो यहां भी हम क्या निकाल रहे हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब कंपनी इज एबल टू पे, लेकिन कितना? 1 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर 2 रुपए के एसेट्स हैं तो कंपनी ठीक है। अच्छा, हो गई बहुत सारी बातें। इसमें कितनी रेशो निकाली जाती है? सिर्फ 2। इसके अंदर 2 रेशो निकाली जाती है। लिखो, सबसे पहला करंट रेशो और दूसरा क्विक रेशो। इसमें 2 रेशो निकालते हैं, एक करंट रेशो और दूसरा क्विक रेशो। क्विक और करंट रेशो का दूसरा नाम होता है, इसको दूसरे नाम से बुलाना चाहो तो बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल रेशो। और इसको भी दूसरे नाम से बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, इसका भी दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड में तो तेजाब, एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है जी, एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। और अक्सर इस वाले नाम से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इस नाम, क्योंकि बच्चे तब तक भूल जाते हैं। इस नाम को हमेशा याद रखना, एसिड टेस्ट रेशो। एसिड मैंने तेजाब, वो जो तेजाब यूज करते हैं, है ना, कुछ गलत लोग भी यूज करते हैं, अच्छे लोग भी यूज करते हैं, तेजाब, एसिड टेस्ट रेशो याद करना, ठीक है जी। चलो आ जाओ। हेलो, पता क्या है, मेरी बात सुनो, अब थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा शांत हो जाओ तो समझ में कुछ नहीं आएगा, सब निकल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट रेशो के अंदर, ठीक है जी। आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करें करंट रेशो को। यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिक्विडिटी रेशो के अंदर। पहली रेशो हम क्या सीखने वाले हैं? करंट रेशो। लो जी, क्या कमेंट्री चला रखी मैंने, यहाँ सारे इकट्ठे बैठ के मेरे कान के पास, पहले दूर थे तो थोड़ी शांति थी। बस ये सही बात, सच बात है ये, और ये बिल्कुल सच कह रहे हो, कुर्सी टूट जाएगी। और ये जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सच है। अरे मत करो ना, अरे बस करो यार, बस। इधर देखो, सबसे पहली रेशो जब निकालेंगे इसमें, वो कौन सी है? करंट रेशो। और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, कितना सिंपल फॉर्मूला है मालूम है? करंट असेट्स अपॉन, बस। और देखो, पता है क्या है, एक मैं बात समझाऊं आपको। कोई भी पेपर उठाओ पिछले 20 साल के, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर उठा लो आप, पिछले 20 साल के, 10 तो छोड़ो, पिछले 20 साल के सीबीएसई के पेपर उठा लो, पिछले 20 साल के रिकॉर्ड है, चेक कर लेना चाहे, कभी भी अकाउंटिंग रेशियो के अंदर से ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लिक्विडिटी रेशियो का सवाल ना आया हो। सुनो इधर, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का, उसमें से 2 नंबर का लिक्विडिटी रेशियो आती है, 100% आती है, हर बार आती है, हर हाल में आती है। यानी अगर बच्चे ने पहली रेशियो भी कर ली 2 नंबर पक्के, लेकिन बच्चे वो भी नहीं कर पाते। जबकि क्या है मालूम है इसमें? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन यहां 2 नोट लिख लो, छोटे छोटे लिखना जरा। लिखो, करंट असेट्स आर दोज असेट्स current assets are those assets which are
convertible, which are convertible into cash within 12 months or during operating cycle of the company. और ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी। अब नया वर्ड आ गया ना एक, 12 मंथ तो सबको मालूम है। अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या आ गया नया क्लेश है ना, ऑपरेटिंग साइकिल देखा आपने। अब ये लिखो, इसको अंडरलाइन करो, इसके नीचे इसको अंडरलाइन करो, लिखो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। नहीं लिख लो, मैं भूल जाऊंगा भैया, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। जब इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। वो क्या होती है, वो कैसे निकाली जाती है, आज तक आपने नहीं पढ़ा, कसम से ना आपको मालूम होगा, आज तक आपने नहीं पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा निकालना और मैं आपको समझाऊंगा इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि वहां है, इसलिए अभी यहां समझा के डबल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बस अभी फिलहाल आप लिख लो, ठीक है जी। पहला नोट नंबर 2, लेकिन अंडरलाइन पक्का कर देना ऑपरेटिंग साइकिल को। नोट नंबर 2 लिखो, वी डू नॉट इंक्लूड loose tools, comma, stores and spare parts, इकट्ठा दिया होता है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, and computer software in current assets। इन करंट असेट्स। अब सर ये क्या कहानी हो गई, देखा हो गई ना कहानी, आप डाल दी ना सर कहानी। अभी पहले बोला करंट असेट्स वो होते हैं जिनको 12 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी आपने बोला ये इंक्लूड नहीं करेंगे, याद करने वाली बात हो गई। अरे नहीं, याद नहीं करोगे आप। देखो सुनो, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसे करंट असेट्स में मत लेना, क्योंकि आपका मकसद करंट असेट निकालना नहीं है, आपका मकसद है लिक्विडिटी रेशियो निकालना। हम तोल रहे हैं कि कंपनी कितनी जल्दी कैश इकट्ठा कर सकती है, मार्केट निकालना चाहते हैं वो ये कि अगर आज कंपनी को लायबिलिटी पे करनी पड़ जाए तो कितनी जल्दी कंपनी कैश इकट्ठा कर सकती है। इसलिए ये सारी चीजें करंट असेट्स में आ सकती हैं, लेकिन हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? इनको बेच के आप तुरंत पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते मार्केट से। आई मेरी बात समझ आपको? इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते। क्या क्या इंक्लूड नहीं करते? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, उसके बाद ट्रेडमार्क्स, गुडविल, पेटेंट्स एंड कंप्यूटर, इनको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है जी, वी डू नॉट इंक्लूड दीज थिंग्स इन करंट असेट्स। फाइन, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट इज जो दूसरी रेशियो इसमें हम सीखेंगे, वो सीखेंगे इसके बाद, इसी में दूसरी बात और नहीं सीखेंगे। दूसरी है क्विक रेशियो। कौन सी रेशियो? अब देखो, वो करंट रेशियो है, वो देखो करंट, इसमें क्या लिया हमने? करंट असेट्स। इसमें हम लेंगे क्विक असेट्स। अच्छा, जो ऊपर लूज टूल्स पे छोड़ देखा आपने? अब क्या लेंगे हम? क्विक असेट्स। तो लिखो जल्दी से, इसके अंदर लेंगे हम क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये क्या होते हैं जी? क्विक असेट्स, यानी जो करंट असेट्स से भी जल्दी बिक जाए। हाँ, करंट लायबिलिटीज जो करंट असेट्स से भी जल्दी कन्वर्ट हो जाए उन्हें कहते हैं क्विक। एक झटके में जो कन्वर्ट हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्विक। तो लिखो यहाँ छोटा सा नोट, इसी के नीचे नोट लिखो, क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री
लिख लो, माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस टैक्स पेड इन एडवांस, टैक्स पेड इन एडवांस। समझ में आई मेरी बात? अब देखो इधर, अगर क्वेश्चन आए कैलकुलेट करंट असेट्स करंट रेशियो, तो फिर क्या लोगे आप? बस वो जो आइटम मैंने लिखवाया वो नहीं लेने। अगर क्वेश्चन आया कैलकुलेट क्विक रेशियो, तो जो करंट असेट्स हम निकाल चुके उसमें से 3 चीजें और माइनस कर देना। क्या? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और इफ देयर इज एनी टैक्स पेड इन एडवांस। बस इतना ही है, इससे ज्यादा इस रेशियो में नहीं है। और एक रेशियो जो बुक से हटके हम कर सकते हैं इसमें, वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन आप चाहो तो नोट करना, चाहो तो ना करना, वो होती है कैश रेशियो। ये एग्जैक्टली क्या लेती है मालूम? इसके अंदर हम एग्जैक्टली क्या लेते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपॉन। अच्छा, एक बार ना पेपर में पूछ ली गई थी, ये एक बार पेपर में पूछी गई, लेकिन बुक में नहीं है, पेपर में पूछ ली उन्होंने, किताब में नहीं है, इसलिए आप लिख लो, फॉर्मूला एटलीस्ट लिख लो, ठीक है। यहां सिर्फ हम क्या लेते हैं? कैश। अच्छा हाँ, अब ये मत कहना सर हमें मालूम नहीं व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ चुके, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी वाली? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। याद है आपने पढ़ा था कैश फ्लो के अंदर, वो सब इसके अंदर आता है, विच इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। देखो ये पूरे के पूरे लिक्विडिटी रेशियो का पहला टॉपिक खत्म, लेकिन तीनों के अंदर नीचे क्या आ रहा है? ऊपर क्या आ रहा है? करंट असेट्स। पर इन करंट असेट्स में क्या इंक्लूड नहीं कर रहे आप? लूज टूज इंक्लूड नहीं कर रहे, फिर पेटेंट्स इंक्लूड नहीं कर रहे, फिर क्या इंक्लूड नहीं करते? स्पेयर पार्ट्स। फिर इंक्लूड क्या नहीं करते आप? कौन सा? फिर और इंक्लूड क्या नहीं करते आप? और इंक्लूड क्या नहीं करते आप? बस। और फिर करंट असेट्स में सब माइनस करके आप क्या निकालते हो? करंट असेट्स। और वो जो करंट असेट्स आया उसमें से भी माइनस कर देते हो क्या? फिर माइनस क्या कर देते हो? और माइनस क्या कर देते हो? क्या? ये अगर क्विक रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे तो मतलब करंट रेशियो निकालनी ही पड़ेगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं ना, निकाले फिर निकाले। आपको मालूम है करंट असेट्स में से सब कुछ माइनस करोगे 3 और, मतलब ऑटोमेटिकली इन आइटम को मत लेना। जब आपको बोलेगा क्विक रेशियो निकालो तो आप ये सारे आइटम मत लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको छोड़ देना, बाकी सब हो गए क्विक असेट्स। कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा, प्रॉब्लम नहीं। मतलब कहने का ये, जब हम बात करंट की करते हैं तो वो कौन से असेट्स हैं जिनसे जल्दी पैसा आ सकता है, ठीक है। और जब हम बात क्विक की करते हैं तो क्विक का मतलब होता है ऑलमोस्ट नियर टू असेट्स, नियर टू कैश। तो इसमें हम ये भी हटा देते हैं। इन्वेंट्रीज को पहले देखो, इन्वेंट्री को हमने क्यों हटाया? इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, तीनों को इन्वेंट्री बोला जाता है। जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको तो आप बेच सकते हो, व्हाट अबाउट सेमी फिनिश्ड? अभी कोई कार आधी बनी है, उसके टायर लगा दिए, लाइटें लगा दी, इंजन लगा दिया, स्टीयरिंग और सीटें नहीं लगाई, बेच लोगे उसको आप? सोच के देखो। या कोई भी ऐसी चीज जो आधी है, सेमी फिनिश्ड है, आप कर सकते हो उसको कन्वर्ट? नहीं कर सकते। ऐसे ही रॉ मटेरियल नहीं कर सकते, इसलिए हटा दिया। प्रीपेड एक्सपेंस को हमने क्यों उठा दिया? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। आपने किसी को सैलरी दी, उसने आपके लिए काम नहीं किया, आज कंपनी बंद, वो काम करेगा ही नहीं, अब तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, इसलिए यहां पे इसको हटा दिया। ऐसे ही हमने अगर कोई टैक्स एडवांस में पे कर दिया, उसको मैंने हटा दिया। यानी जिन चीजों को हम क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमने 3 और हटा दी। पहले हमने इनको हटाया करंट के अंदर, क्विक में हमने इन तीनों को और हटा दिया। बस इतना ही काम हमें करना है। ये पूरा का पूरा खाता है हमारा सिर्फ किसका? लिक्विडिटी रेशियो। ये लास्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कैश रेशियो, लेकिन नोट करने में कोई हर्ज नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। ये सारा का सारा पहला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। और मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, हम देखें आपको क्या समझ में आया, आपने क्या किया। आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लो, छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ, लगभग 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन की एक बैलेंस शीट बनाओ। हाँ, उसमें लिखो फटाफट जल्दी से, फटाफट लिखो नॉन करंट असेट्स। असेट साइड में चले जाओ, जल्दी करो, असेट साइड में फटाफट करो, हाथ चलाओ। है? लिखो बस, लिखो नॉन करंट असेट्स 20 लाख, नॉन करंट असेट्स 20 लाख। फिर लिखो करंट असेट्स, और इसमें नीचे लिखो, इसी में नीचे करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस असेट साइड में लिखेगा 2 लाख। कैश वो लिख दे 2 लाख। कैश 8 लाख। और अदर करंट असेट्स, नीचे नया टॉपिक डाल दो, अदर करंट असेट्स, इसमें लिखो 1 लाख। अदर करंट असेट्स में 1 लाख, लेकिन नीचे ब्रैकेट में एक चीज लिखो, लिखो इंक्लूडेड 40,000, इंक्लूडेड 40,000 एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना है सही? 40,000। 1 लाख है, लेकिन इंक्लूड कितना है 40,000 एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब असेट साइड का टोटल मार लो कितना आया जल्दी से। असेट्स का टोटल आएगा आपका मेरे हिसाब से 42 लाख। जल्दी करो, असेट्स का टोटल आ गया 42 लाख। कितना आ गया ये कितना था? 20, 21, 41, 42। लिख लो, आ गया 42 सबका। 42 आ गया। चलो आ जाओ लाइब्रेरी साइड में, कैसे 42? लाइब्रेरी साइड में आओ जल्दी से, लिखो लाइब्रेरी साइड में आ जाओ। शेयर कैपिटल 15 लाख, शेयर कैपिटल 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, 15 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख। फिर लिखो करंट लायबिलिटीज, और इसमें नीचे लिखो अंदर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 2 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 3 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 3 लाख। फिर लिखो तीसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 3 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1 लाख। और अदर करंट लायबिलिटीज, नेक्स्ट कॉलम बना लो, अदर करंट लायबिलिटीज, उसमें लिखो 1 लाख। और इसका भी टोटल मार लो, 42 आ रहा आ गया 42। चलो अब आपसे कहा गया कैलकुलेट, कैलकुलेट, आ गया 42। रीति लिखो कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। तीनों रेशियो निकालनी है। कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। थोड़ा सा दिमाग से करना, पहला क्वेश्चन है शांति के साथ। आप शांति के साथ दिमाग से क्वेश्चन करना, आराम से आंसर आएगा आपको। सुनो मेरी बात, इधर क्या क्या निकालना है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। इसके अंदर क्या क्या चाहिए आपके सामने, आपको मालूम है। इसमें क्या क्या चाहिए आपको मालूम है। करो शांति से क्वेश्चन, जल्दी से आप करो, फिर मैं करवाता हूं अगर नहीं आया तो। यानी
7 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए 7 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए एक आइडल कंपनी के पास कितने पैसे होने चाहिए थे बताओ? 14 रुपए। 7 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर किसी कंपनी के पास 14 रुपए भी होते तो वो कंपनी सेफ थी, क्योंकि आइडल रेशो है 2:1। आप समझे? अरे सुनो मेरी बात समझो, मैं क्या समझा रहा हूं। कभी कभी पेपर में आता है, लिखो आपके ऑब्जर्वेशंस, आंसर निकालो एंड राइट ऑब्जर्वेशंस, ऐसा पेपर में आता है, इसलिए समझा रहा हूं। मेरी बात सुन रहे हो आप? ऐसा पेपर में आता है इसलिए समझाता हूं। 7 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए लिक्विडिटी रेशो के अंदर कितना होना चाहिए था? 14 रुपीज। तभी तो बनता है 2:1। ये देखो ना, अगर 7 रुपए की लाइबिलिटी देनी है और हमारे पास 14 है तो क्या बन गया? लेकिन इस कंपनी के पास कितने पैसे हैं? 7 रुपए की लाइबिलिटी देने के लिए इस कंपनी के पास कितने पैसे हैं? बोलो, ये कंपनी सेफ पोजीशन में है या नहीं? तो आप लिखोगे टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ ₹7, दिस कंपनी इज हैविंग करंट असेट्स ऑफ ₹22। इट मीन्स कंपनी इज मोर देन आइडल रेशियो, इट्स इन सेफ पोजीशन। अगर पूछा जाए तो, वैसे मत लिखाना, पूछेगा तो लिखना। आप मेरी बात समझे? अरे मैंने आपसे कहा ना, लिक्विडिटी रेशो कितनी होती है आइडल रेशो? 2:1। यानी अगर तुम्हारी लाइबिलिटी 7 रुपए की है तो तुम्हें कितने पैसे कम से कम होने चाहिए तुम्हारे पास? 14 रुपए। अगर उससे ज्यादा है तो बिल्कुल सही हो, उससे कम है तो प्रॉब्लम है। लेकिन यहां तो कितने हैं? 7 को पे करने के लिए कितने हैं? 22 रुपए। ये कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है। द कंपनी इज इन गुड पोजीशन। आई बात समझ? अच्छा, अब निकालते हैं दूसरा। दूसरा क्या था? ओके, क्विक रेशियो के अंदर क्या है हमारे पास? क्या निकालना था? क्विक असेट्स अपॉन क्विक असेट्स अपॉन, देखो एक तो निकला पड़ा है, इसकी तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आपने जो ये निकाला था ना करंट असेट्स 22 लाख, इसमें से हम माइनस करना है। बोलो, सबसे पहले तो माइनस करो इन्वेंट्री। कितना था इन्वेंट्री का? ओके, फिर माइनस करो प्रीपेड। प्रीपेड कितना था? 40,000, वही माइनस करो। और क्या था बताओ? एक तो 4 लाख माइनस करना है, ऊपर से 40,000 माइनस करना है। ये माइनस किया तो कितना हो गया बताओ? 17,60,000। और नीचे कितना है आपके पास करंट लायबिलिटीज में? 176। कितना आगे काट कूट के? ये आया 88 रेशियो 35। सुनो मेरी बात सुनो, जब हम क्विक रेशियो की बात करते हैं ना, क्विक रेशियो की जो क्विक रेशियो होती है ना, आइडल रेशियो क्विक रेशियो, वो होती है 1:1। लिख लो आप। क्विक रेशियो जो होती है ना आइडल, ये होती है 1:1। यानी 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर 1 रुपए का असेट्स भी है ना, तो उसे हम आइडल मान के चलते हैं। लेकिन यहां देखो 35 रुपीज की लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के पास कितने होने चाहिए थे? मिनिमम कितने होने चाहिए थे? 35 होने चाहिए थे। पर यहाँ कितने हैं? ये तो बहुत आइडल है, बहुत अच्छी पोजीशन। इट द कंपनी इज इन साउंड पोजीशन, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? टू पे 35 रुपीज ऑफ लायबिलिटी, अ कंपनी मस्ट हैव 35 रुपीज ऑफ करंट असेट्स। व्हाट? इन केस ऑफ क्विक रेशियो। बट इन दिस केस दिस कंपनी इज हैविंग to pay 35 rupees, this company is having ₹88, which is even more than 2. It means this company is in sound position. ऐसा आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हो अगर आपसे कोई पूछ ले। हर रेशियो को निकालने के बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को समझना, दिमाग में एक बार बोलना, ताकि आपको ये पता लगे हम कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। और क्या सीख रहे हैं? कि कंपनी ये निकालना चाहती है कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए क्या उसके पास उसकी औकात है भी है कि नहीं भी है, हम वो निकाल रहे हैं बार बार। हमने करंट रेशियो में निकाला कि एक कंपनी अगर 7 रुपए की लायबिलिटी पे करे और उसके पास 14 रुपए हो तो कंपनी साउंड पोजीशन में होती है। लेकिन यहाँ कितने हैं? 22। कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर कंपनी के पास 35 रुपए की करंट लायबिलिटीज है और उसको पे करने के लिए कंपनी के पास 35 रुपए के क्विक असेट्स हो, तो हम क्या मान के चलते हैं? अच्छी पोजीशन है। लेकिन यहां तो कंपनी कितने हैं? 88। बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है जी। अब तीसरा कौन सा है? कैश। आपके सिलेबस में नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है जी। कैश रेशियो में क्या है आपके पास?
कैश रेशो में कितना आया? ऊपर क्या क्या आया कैश रेशो में? कैश अब क्या क्या? 8,50,000 वो भी है ना करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी। हाँ 8 रुपये 13 लाख 13 लाख आया और नीचे कितना था? 7 लाख। तो रेशो काट के कितना आ गया? 13:7। ठीक है जी, 1:1। उसकी भी आइडल कितनी होती है? 1:1। जो कैश रेशो होती है उसकी भी आइडल कितनी है? चलिए तो हाँ ठीक 1:1। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और डिवाइड किससे करते हैं? करंट लायबिलिटीज। तो सुनो ना, ये तो निकालने की जरूरत नहीं, हमारे पास है कितना? 7 लाख। लेकिन करंट यहाँ पे क्या आएगा मालूम है? एक तो 8 लाख और एक, तो रेशो बन जाएगी 13 लाख। ये बहुत आसान चैप्टर है यार, सच्ची में कहता हूँ, लेंथी है, आप बोर नहीं होना, साथ साथ पढ़ते रहना, इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में। अभी आप थोड़े दिन के अंदर चैप्टर के 25 क्वेश्चन कर जाओगे, देखना आप खुद को इधर 25 हो गए। लेकिन आप रुक जाओ, 1-2 दिन रुको, वहां तक ले आऊं पहले आपको, इसमें है ही कुछ नहीं, ये बहुत छोटा सा काम है यार। अभी करंट असेट्स के अंदर ये 5 आइटम नहीं लेने हैं। अच्छा, और सर जो क्विक असेट्स हैं उसमें करंट असेट्स में भी 3 और निकाल देने हैं। अच्छा, क्या बड़ी बात है इसके अंदर? कौन सा 3 मारना है इसमें आपको जो आपको याद नहीं होगा? कौन से फॉर्मूले याद रखने दिमाग में? कौन से फॉर्मूले याद कर लिया आपने? करंट असेट, करंट रेशो निकाल रहे हो तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक निकाल रहे हो तो क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, कैश निकाल रहे हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तीनों केस में नीचे क्या आ रहा है? करंट लायबिलिटीज। ऊपर क्या है? करंट रेशो में करंट असेट्स, क्विक रेशो में क्विक असेट्स और कैश वाली में कैश। इसमें क्या याद रखोगे यार? और पेपर में आती है ये बस इतनी सी जो आपने आज खत्म की। यहीं से पेपर आता 2 नंबर का, इसी रेशो में से 2 नंबर का पेपर आता है। पिछले 20 साल के पेपर उठा लो इसी में से, और वहां भी फंस जाते हैं बच्चे हैं, इतने में बच्चे फंस जाते हैं। उसमें कुछ है याद करने? अभी पता क्या करेंगे? इसके रट्टे मारने स्टार्ट कर देंगे, घूम घूम के किताबें उठा के। इसमें क्या रट्टा मारना है यार? हमने करंट असेट्स में बातें क्यों निकाली बाहर? हम यहां ये देखना चाहते हैं कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकती है। मतलब द असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश क्विकली, वी हैव टू टेक देम। हमने ट्रेडमार्क को निकाल दिया, पेटेंट्स को निकाल दिया, गुडविल को निकाल दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को निकाल दिया। उन चीजों को हमने इसलिए निकाल दिया, दोज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन कैश इजिली। इजिली कह सकते हैं आप, क्विकली ना कहो, इजिली। और जब क्विकली की बात आई तो हमने इन्वेंट्री को भी निकाल दिया, हमने प्रीपेड एक्सपेंस को भी निकाल दिया, हमने उन चीजों को, हमने वो भी टैक्स पेड इन एडवांस उसको भी निकाल दिया, बिकॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट देम कैश क्विकली। यहां पे इजिली, यहां पे क्विकली, और यहां तो भैया सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या याद करोगे? याद करोगे इसको आपको लगता है याद करना चाहिए? लेकिन ये शुरुआत है, अभी इसमें बहुत पेचीदापन आता है आगे चल के, जहां पे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़ा आगे इसको करेंगे। और क्वेश्चंस कल करेंगे 4-5-10 क्वेश्चन, उसके बाद आप बुक के सारे क्वेश्चन कर जाना। अभी आप बुक को हाथ नहीं लगाना, ठीक है जी? चलो।